ये मेरे जाने के बाद पूरा स्टार्ट कर देना। स्टार्ट कर दिया मैंने। ओके। नमस्कार मित्रों, मैं राजवीर सैनी एक बार वापस आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आशा करता हूं कि आपको पिछली वाली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और मैंने आपके कमेंट्स भी देखे हैं, स्टूडेंटों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, अच्छा स्नेह दिया और मैंने कमेंट्स भी हर स्टूडेंट्स के देखे हैं। और जो मैंने बीच में जो क्वेश्चन सब पूछे थे उसके भी स्टूडेंटों ने प्रॉपर जवाब दिए। तो ये जानकर बहुत अच्छी खुशी हुई कि स्टूडेंट जो है अभी भी नियमित तरीके से अपनी स्टडी से जुड़े हुए हैं। इसलिए आपको एक बार वापस तहे दिल से अच्छा सा आपके आगे भी आप ये पढ़ाई जारी रखोगे, ये मैं आशा करता हूँ। और कुछ स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे तरीके से हर क्वेश्चंस के जवाब दिए, जिसमें आलोक है, प्रेम सुख है, अनीता चौधरी है, खूब सारे स्टूडेंट हैं, महेंद्र सैनी है, सुमेर जी है, खूब सारे ने अच्छे प्रॉपरली जवाब दिए, उन्होंने पूरी क्लास ली। तो पिछले वाले स्टूडेंट को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप रेगुलर क्लास लें, हर पॉइंट तक हम पहुंचेंगे, हर टॉपिक को आपको पूरा करवाया जाएगा। देखो अभी ये जो समय चल रहा है थोड़ा है, वैश्विक महामारी है और स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है और कह भी नहीं सकते कि कितने दिन बाद खुलेगा, क्योंकि सरकार कुछ डिसीजन लेती है और उसके बाद और कुछ डिसीजन उनको देना पड़ता है। तो देखो ये जब भी कंट्रोल में होगा, नियंत्रण में होगा, तो ये हम सरकार द्वारा पता चल जाएगा। तब तक हमें अपनी मेहनत को और स्टडी को जारी रखना है, ये आशा करता हूँ। और जल्द ही आपके सामने मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी लाऊंगा और खूब सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। जैसे ही टॉपिक क्लियर होगा उसके क्वेश्चंसों की भी हम चर्चा करेंगे, हर ऑब्जेक्टिव पर हम बात करेंगे, इसका उत्तर क्या होता है, इसका उत्तर क्या नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप रेगुलर बने रहेंगे और अच्छे से स्टडी करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसके बारे में थोड़ी बात कर लें। जो हमने पिछली वाली क्लास जो छोड़ी थी वो छोड़ी थी हमने नसीराबाद पे, और इसके पहले हमने भी बहुत कुछ पढ़ा था कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, और उसके बाद राजपूताना रेजिडेंसी का बेसिक समझा। उसके बाद हमने छावनियाँ पढ़ी, उसके बाद पॉलिटिकल एजेंट पढ़े और उसके बाद हमने प्रमुख विद्रोह स्टार्ट किए थे। नसीराबाद का लगभग कंप्लीट हो गया था, तो इसको एक बार वापस रिपीट मार देते हैं। देखो हर चीज तक पहुंचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे, आपको तो सिर्फ बने रहना है। और जो क्वेश्चन सब पूछता हूं उसका आपको कमेंट्स में जवाब देना है। जब अगली क्लास होगी और मैं खुद कमेंट्स देखता हूं कि भाई किसने क्या कमेंट्स किया, तो जिसका अच्छा फीडबैक रहेगा उसका अच्छा होगा। तो देखते हैं। अब देखो हमने जो पिछली क्लास छोड़ी थी नसीराबाद पर बात की थी, तो देखते हैं 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है वो नसीराबाद से होती है 28 मई 1857 को। होता क्या है नसीराबाद में वो भी बताएंगे। तो देखते हैं नसीराबाद में क्या होता है, वापस देख लेते हैं। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि नसीराबाद की सुरक्षा के लिए लॉरेंस ने 15वीं बंगाल बटालियन को बुलाया। देखो बटालियनों के नाम खूब सारे आएंगे, तो अच्छे से देखते जाओ। जहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है आप कमेंट्स में बताओ, उस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। देखो सुरक्षा के लिए किसको बुलाया? 15वीं बंगाल बटालियन को। क्यों बुलाया? क्योंकि उस टाइम लॉरेंस भाई साहब कहाँ पे थे? ये हो गया आपके लॉरेंस, और लॉरेंस भाई साहब उस टाइम थे माउंट आबू। कहाँ थे? माउंट आबू। वहां क्या कर रहे थे? क्योंकि गर्मियों की ऋतु थी और उस समय इनका जो अंग्रेजों का अस्थायी मुख्यालय जो होता था वो माउंट आबू होता था। अच्छे से समझना है, अस्थायी मुख्यालय। तो अब देखो लॉरेंस तो है आपके माउंट आबू में, और उसको टेंशन खाई जा रही थी किसकी? नसीराबाद की। होता है इंसान कहीं पे होता है और उसको घर की टेंशन रहती है। ये टेंशन उन्हीं को होती है जिनके घर में अच्छा माल होता है। तो देखो आगे, तो देखो लॉरेंस को भी टेंशन थी किसकी?
नसीराबाद की। किसकी थी? नसीराबाद की। तो लॉरेंस ने क्या किया? अजमेर की। किसकी थी टेंशन? अजमेर की टेंशन थी, क्योंकि अजमेर जो था ये स्थायी मुख्यालय था। क्या था? स्थायी मुख्यालय था। और अजमेर में क्यों था ये भी देख लो। एक तो खजाने की दृष्टि से, खजाने की दृष्टि से, और दूसरी चीज यहाँ पे तोपे, बंदूकें व अस्त्र शस्त्र भी भारी मात्रा में थे। तो देखो लॉरेंस तो था आपके माउंट आबू, और अस्त्र शस्त्र खजाने वगैरह ये सब आपके स्थायी मुख्यालय यानी अजमेर में थे। तो देखो होता क्या है, लॉरेंस इसी अजमेर की सुरक्षा के लिए किसको बुलाता है? 15वीं बंगाल बटालियन को। किसको बुलाता है? 15वीं बंगाल बटालियन को। अब देखो 15वीं बंगाल बटालियन को बुलाता है, किसको बुलाता है? 15वीं बंगाल बटालियन को। तो देखो आगे क्या होता है। 15वीं बंगाल बटालियन को बुलाता है, और 15वीं बंगाल बटालियन आ जाती है आपके कहाँ? अजमेर। कहाँ आ जाती है? अजमेर। ये आ गई। और लॉरेंस जो थे वो आपके थे माउंट आबू। कहाँ थे? माउंट आबू। अच्छे से देखना, माउंट आबू थे। अब लॉरेंस को क्या लगता है, एक सूचना मिलती है, और वो सूचना मिलती है आपके 19 मई 1857 को। इसको सूचना मिलती है कि भाई मेरठ के अंदर, मेरठ जो है, मेरठ के अंदर सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो इसको टेंशन होती है, क्योंकि उसी मेरठ के रास्ते से कौन आती है? 15वीं बंगाल बटालियन। और ये सोचता है कि क्या पता ये 15वीं बंगाल बटालियन विद्रोह की भावना से आई हो। तो ये क्या करता है, सीधा लॉरेंस अजमेर आता है और पहला काम करता है 15वीं बंगाल बटालियन को अजमेर से स्थानांतरित करके भेजता कौन से बाद में? नसीराबाद में। कहाँ भेजता है? नसीराबाद में। अब देखना अच्छे से, नसीराबाद में पहले से ही थी आपकी 30वीं बंगाल बटालियन। 30वीं बंगाल बटालियन, और अब वहां भेज दी गई कौन सी? 15वीं बंगाल बटालियन। तो यहाँ पे भी कितनी हो गई? 2। तो अब अच्छे से देखना, पर अभी भी तो सुरक्षा बाकी है किसकी? अजमेर की। तो लॉरेंस भाई क्या करता है, देखो अजमेर की सुरक्षा के लिए अब वो 2 टुकड़ियां और बुलाता है। पहली टुकड़ी होती है आपकी स्थानीय मेर जाति की, जो बुलाता है कहाँ से? ब्यावर से। और इसमें जो स्थानीय मेर जाति की टुकड़ियों की जो संख्या होती है वो होती है 2। और दूसरी जो बुलाता है ये डीसा से बुलाता है। डीसा से यूरोपीय टुकड़ी की मांग करता है। यूरोपीय टुकड़ी की मांग करता है। ये दोनों आ जाती है, अजमेर और अजमेर की क्या हो जाती है? सुरक्षा। तो देखो सीधी सी बात है, अभी फॉल्ट में कौन सी थी? 15वीं बंगाल बटालियन। किसकी नजर में? लॉरेंस की नजर में। तो लॉरेंस क्या करता है, इस 15वीं बंगाल बटालियन को सच उगलवाने के लिए, थोड़ी धुलाई करने के लिए, ये 15वीं बंगाल बटालियन से सच उगलवाने के लिए एक और बटालियन को बुलाता है। अच्छे से देखना, 15वीं बंगाल बटालियन से के ऊपर गश्त लगाने के लिए, गश्त का मतलब वही होता है पिटाई, गश्त लगाने के लिए बुलाता है वो किसको? बम्बई लांसर्स को। किसको बुलाता है? बम्बई लांसर्स को। देखो भाइयों,
एक एक चीज मैंने बताई है, कहीं पे भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हर बटालियन का मैंने काम बताया, उसने क्या किया, उसको कहाँ ट्रांसफर किया गया, कैसे किया गया, तो हर एक चीज को बारीकी से समझना है। तो बटालियन खूब आ गई। अब एग्जाम के अंदर तो एक बटालियन का पूछता है, पर करता क्या, वो ऑप्शंस के अंदर जितनी बटालियन इससे रिलेटेड थी उस सब के नाम दे देता है। तो स्टूडेंट के तो फ्यूज उड़ जाता है कि अब इसमें से उत्तर कौन सा है। अच्छे से समझना है, बिल्कुल आपको सरल भाषा में समझाऊंगा। तो देखो, 15वीं बंगाल बटालियन पर गश्त लगाने के लिए किसको बुलाया, बम्बई लांसर्स को। बम्बई लांसर्स आ गई और बम्बई लांसर्स ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, 15वीं बंगाल बटालियन पर गश्त लगाई। गश्त लगाई तो याद रखना, इसी 15वीं बंगाल बटालियन का एक सैनिक था बख्तावर सिंह। कौन सा सिंह, बख्तावर सिंह। इस बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 15वीं बंगाल बटालियन ने क्या किया, नसीराबाद में विद्रोह स्टार्ट कर दिया, यानी अपनी वापस विपक्ष की कार्रवाई की। हमारे में भी कई बार ऐसा होता है कि भाई कई बार किसी के हत्थे लग जाते हैं तो पहले तो अच्छे से धुलाई होती है और उसके बाद जब वापस टाइम मिलता है तो हम भी हमारा फीडबैक देते हैं। तो वैसे ही ज्यों ही बख्तावर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया गया, अच्छे से सुनना, 15वीं बंगाल बटालियन का सैनिक बख्तावर सिंह और इसके 15वीं बंगाल बटालियन के सैनिकों ने ज्यों ही विद्रोह किया तो इसके साथ जो थी कौन सी बटालियन, 30वीं बंगाल बटालियन, इसने भी क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो तुम्हारे एग्जामों में प्योरली अच्छे से सीधा क्वेश्चन से पूछा हुआ है कि भाई नसीराबाद के अंदर 15वीं बंगाल बटालियन का सहयोग किसने किया। अच्छे से याद रखना, किसने किया, 30वीं बंगाल बटालियन ने। उसके बाद ये जो घटना घटित हुई आपकी, ये घटित हुई 28 मई 1857 को, और ये राजस्थान के अंदर 1857 की पहली अच्छी तगड़ी घटना थी। और इसीलिए कहा गया कि नसीराबाद से 1857 की क्रांति की राजस्थान में क्या हुई, शुरुआत हुई। अब इसी नसीराबाद के विद्रोह के अंदर 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए, जो मैंने आपको कल भी बताया था, स्पॉटिस वुड, और एक जो था आपके, पहला तो ये हो गया और दूसरा जो था वो था न्यूबरी। कौन मारा गया, न्यूबरी मारा गया। तो ये चीज हो गई रिपीट वाली, जो मैंने तुम्हें थोड़ा बता दिया। अब जो आगे ले रहे हैं वो अच्छे से देखना। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक अगला जो विद्रोह, हम पहले प्रमुख विद्रोह लेंगे, प्रमुख विद्रोह के बाद जो छोटे मोटे विद्रोह होंगे उन पर चर्चा करेंगे। नीमच, किसको पढ़ने जा रहा है, नीमच। तो मैंने हमेशा तुम्हें एक ही चीज बताई है, वो चाहे ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो, हमेशा यही बताऊंगा कि किसी भी चीज को पढ़ने के पहले उसका बेसिक समझो। बेसिक समझने से क्या होता है, उस चीज का थोड़ा बहुत ज्ञान हमें हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर घुसो। तो पहली बात, नीमच का बेसिक समझते हैं, थोड़ा पीछे चलता है, अच्छे से देखना। होता क्या है, पहले 1857 के आसपास यह जगह नीमच के नाम से नहीं जानी जाती थी। होता क्या है, देखो अच्छे से, इसका नीमच नाम कैसे पड़ा मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूं ताकि बेसिक बताऊं मैं आपको। अब देखो होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म हो गई आपके नॉर्थ इंडिया मिलिट्री आर्टिलरी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर्स। हेड क्वार्टर्स, अच्छे से देखना मित्रों,
1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का एक ये उत्तर के अंदर एक हेडक्वार्टर होता है, मुख्यालय होता है, और उसी की मतलब इसी नाम का शॉर्ट फॉर्म बना के ये नाम पड़ा आपका नीमच। तो देखो नॉर्थ का हो गया एन, इसका हो गया आई, मिलिट्री का हो गया एम, और फिर आर्टिलरी का हो गया ए, और फिर कैवलरी का हो गया सी, और एच का हो गया हेडक्वार्टर, और ऐसे ही बाद में ये नाम जाने लगा नीमच के नाम से। किस नाम से? नीमच के नाम से। यह तो बात बताई भाई मैंने 1857 की। 1947 के बाद देश आज़ाद होने के बाद क्या किया, इसी नीमच के अंदर पैरामिलिट्री का गठन कर दिया। यानी आज़ादी के बाद यहीं पर नीमच पर पैरामिलिट्री बिठाई गई, और अभी वर्तमान के अंदर इसी नीमच को CRPF, इसी नीमच को CRPF की जन्म स्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्म स्थली कहा जाता है। तो ये चीज़ हो गई नीमच की बेसिक। और ये नीमच जो वर्तमान में है ये आपके कहाँ है? MP के अंदर। कहाँ है? MP के अंदर। तो अच्छे से ध्यान रखना है, ये जो मैंने चीज़ बताई है कि ये इसका नाम नीमच कैसे पड़ा। अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गया इसका बेसिक। देखो अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो सीधा पहला पॉइंट यही बनता है, एकमात्र छावनी जो राजस्थान से बाहर थी, राजस्थान से बाहर थी। कंप्लीट। अच्छे से देखते जाना। अब हम आए हैं 1857 की क्रांति के समय, नीमच। तो देखो नीमच जो थी एकमात्र छावनी थी जो राजस्थान के बाहर थी। इसका दूसरा ही पॉइंट हो गया, किंतु इसका केंद्रीकरण कहां से होता था? उदयपुर से होता था। कौन से पुर से है? उदयपुर से होता था। कहां से होता था? उदयपुर से होता था। तो देखो दो चीजें पड़ी, और उदयपुर हमने जो पहले ही चर्चा की कि उदयपुर के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट बैठा था वो कौन था? कौन था भाई? सावर्स था। तो याद रखना नीमच राजस्थान से बाहर थी, किंतु इसका केंद्रीकरण राजस्थान की उदयपुर से होता था, और कंट्रोल कौन करता था? पॉलिटिकल एजेंट सावर्स। ये चीज हो गई। अब आगे बढ़ते होता क्या है नीमच के अंदर। अब देखो नीमच के अंदर जो अंग्रेजों का अधिकारी होता है उसका नाम होता है कर्नल एबर्ट। कौन सा बाट? कर्नल एबर्ट। स्टूडेंट्स ने मेरे को सजेशंस भी दिया, और उन्होंने कहा कि सर जी जो क्लास में जिस तरीके से आप पढ़ाते हो उसी लिहाजे से पढ़ाओ। तो देखो भाइयों ये एक नया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, पर जब सूटेबल हो जाएगा तो एकदम उसी अंदाज में आपके सामने वापस हाजिर होंगे। और अभी चल रहा है, सुधार चल रहा है। तो देखो नीमच के अंदर अंग्रेजों का जो अधिकारी था वो कौन था? कर्नल एबर्ट। अच्छे से देखना। अब इस एबर्ट को पता चलता है कि भाई मेरठ के अंदर विद्रोह हो गया। पहले किसका पता चला? मेरठ का, कि मेरठ में विद्रोह हो गया। तो ये कर्नल एबर्ट क्या करता है? नीमच के सभी सैनिकों को इकट्ठा करता है। नीमच के सभी सैनिकों को इकट्ठा करता है, और सभी सैनिकों को इकट्ठा करने के बाद उनको वफादारी की शपथ दिलाई जाती है। और मारवाड़ी में अगर हम बात करें तो एबर्ट कहता है आपको कसम होगी जिसको मानते हो कि आप कभी भी अंग्रेजों के प्रति विद्रोह नहीं करोगे या विरोध नहीं करोगे। तो देखो अब ये बात हुई, इनको वफादारी की कसम दिलाई गई। तो उस समय एक सैनिक था
जिसने सीधा सवाल पूछ लिया कर्नल एबार्ट से, और उस सैनिक का नाम था आपका मोहम्मद अली बेग। कौन था? मोहम्मद अली बेग। इस मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेज अधिकारी से पूछा कि जब तुम अपनी वफादारी पे कायम नहीं रहते तो आप हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जब तुम अपनी वफादारी पे कायम नहीं रहते तो आप हमसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो अच्छे से देखना, जब ये बात कही गई तो कर्नल एबार्ट ने जैसे तैसे करके उसको शांत करने की कोशिश की, पर सैनिकों ने इसको शांत कर दिया। किसको? मोहम्मद अली बेग को। अब मोहम्मद अली बेग के अंदर जिज्ञासा जाग चुकी थी, किसकी? विद्रोह की। तो आगे देखो होता क्या है। तो देखो भाइयों, अगले पॉइंट में क्या होता है? अगले पॉइंट के अंदर होता है, ये जो पूरी घटना जो मैंने बताई ये थी आपके 2 जून 1857 को। जिस समय परेड हो रही थी उसी समय इनको वफादारी की कसम दिलाई गई, और अब तारीख आई 3 जून 1857। दिन पूरा निकल गया और थी रात के 11 बजे थे। कितने बजे थे? 11। तो इसी मोहम्मद अली बेग और इसका एक और मित्र होता है जिसका नाम होता है हीरा सिंह। कौन सा सिंह? हीरा सिंह। देखो पहले तो एक ही था, अब एक से भले 2, और हमने सुना भी है कि संगठन के अंदर क्या होती है? शक्ति होती है। तो देख लो भाइयों, पहले मोहम्मद अली बेग और अब इसका साथ दिया किसने? हीरा सिंह ने। तो अब ये 2 हो गए। तो दोनों ने अच्छे से, इनको पता चला कि 3 जून 1857 की रात्रि को पता चला कि नसीराबाद के अंदर विद्रोह कर दिया गया। तो इन दोनों के नेतृत्व के अंदर 3 जून 1857 को रात्रि को विद्रोह कर दिया गया। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। देखो जो भी हम छावनी पढ़ेंगे उसके अंदर विद्रोह करता होगा, ये ध्यान रखना। जो भी हम छावनी पढ़ेंगे उसके अंदर विद्रोह करता होगा। विद्रोहकर्ता का नाम, कब घटित हुई और क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हुई, उनको माइंड में रखना है। यही एग्जामों में पूछा जाता है। तो अच्छे से देखना, नीमच के अंदर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया गया? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में। कंप्लीट। नीमच के अंदर कर्नल मतलब अंग्रेजों का अधिकारी कौन था? कर्नल एबार्ट। सीधे पर्सन बन रहे। देखो आगे आगे चलते इन्होंने विद्रोह कर दिया और रात को 11 बजे गए और जो सैनिक थे उनको, काफियों को तो मौत के घाट उतार दिया। और कुछ जो जगे हुए थे जिसको हम मारवाड़ी में बोलते हैं सावचेत थे, वो तो 9-2-11 हो गए। अच्छे से देखना। तो 3 जून 1857 को विद्रोह हो गया। कहाँ? 1857 को विद्रोह हो गया आपके नीमच के अंदर। अच्छे से समझना। अब देखो विद्रोह हो गया, कुछ को तो मौत के घाट उतार दिया गया और कुछ 9-2-11 हो गए। तो जो 9-2-11 हुए उनका कंप्लीट कर लेते हैं। अब किताबों में लिखा हुआ है डाटा कितना? 40 अंग्रेज अधिकारी या 40 अंग्रेज, जिसमें आप बोल सकते हो कुछ सैनिक, कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे। 40 अंग्रेज सैनिक, महिलाएं, बच्चे अपनी जान बचाकर नीमच से भागे। नीमच से भागे। अब देखो भाई, ये भागते 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 हमारे कहाँ आ जाते हैं? डूंगला गांव में आ जाते हैं। कौन से गांव में? डूंगला गांव में। और ये जो डूंगला गांव है आपका, ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर।
अब यहाँ आ गए और ये 40 अंग्रेज अधिकारी भागते भागते जा रहे होते हैं और इसी डुंगला गांव का एक हमारे जाट भाई होता है, एक किसान होता है और जिसका नाम होता है और रुग्गा राम। कौन सा राम? और रुग्गा राम चौधरी। रुग्गा राम चौधरी, अच्छे से देखना। अब जब 40 अंग्रेज अधिकारी डुंगला गांव के अंदर पहुंचे तो एक रुग्गा राम चौधरी नाम का किसान होता है, इनकी हालत देखता है तो ये क्या करता बेचारा, अपने घर पे रख देता है, घर पे इनको रख लेता है। ये तो हो गई 40 अंग्रेज अधिकारियों की। अभी पूरा टॉपिक इसी को क्लियर कर देते हैं, फिर आगे चलेंगे कि उधर नीमच के अंदर फिर बाद में क्या हुआ, तो देखना अच्छे से। ये तो अब 40 अंग्रेज अधिकारी नीमच से भागकर कौन से गांव में आ गए? डुंगला गांव में। और एक बात ये भी ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो पिछला वाला पेपर हुआ था वो यह जीव का जीव क्वेश्चन से पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति में नीमच से भागे हुए सैनिकों ने कहाँ शरण ली? डुंगला गांव के अंदर। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। तभी कहता हूँ अच्छे से देखते जाओ, हर एक बारीक चीज को, हर पॉइंट और हर तय तक हम पहुंचेंगे और एकदम अच्छे से अध्ययन करेंगे। और जो जो मैं क्वेश्चन सब पूछता जाता हूँ उनको आपको कमेंट के अंदर उत्तर देना है। कंप्लीट। चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया। अब ये भाग कर गए डुंगला गांव के अंदर। अब आगे क्या होता है अच्छे से देखो। डुंगला गांव में गए और फिर आगे अब नीमच के अंदर एक और कैप्टन होता है, अच्छे से नाम देख लेना। एक कैप्टन होता है जिसका नाम होता है कैप्टन लायर्ड। क्या नाम होता है? कैप्टन लायर्ड। और मैंने एक इसके पहले एक और बताया और जो था वो था एबॉट। और इसने क्या किया था? इसने तो वफादारी की कसम दिलाई किसको? सैनिकों को। और कैप्टन लायर्ड ने, किसने? कैप्टन लायर्ड ने सूचना दी किसको? सावर्स को। और सूचना में कहा कि भाई नीमच के अंदर तो स्वाहा हो गया। सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब ये बात पता चली किसको? सावर्स को। तो देखो सीधी बात आ रही है, सावर्स को ही क्यों केंद्रीकरण होता था? नीमच का जो केंद्रीकरण होता था वो उदयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के द्वारा होता था। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। ये हो गया टॉपिक क्लियर। अब पता चला किसको? सावर्स को। किसको पता चला? सावर्स को। तो देखो अब सावर्स क्या करता है? सावर्स क्या करता है? सावर्स सबसे पहले सोचता है कि अकेला जाऊंगा, क्या पता आगे विद्रोहियों की संख्या अधिक होगी तो शायद हार भी हो सकती है। तो इस शंका से सावर्स उदयपुर के यानी मेवाड़ के आपके राजा होते हैं कौन से सिंह? स्वरूप सिंह। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, अच्छे से याद कर लेना, अभी भी पूछ रहा हूं। और जब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का जब सॉल्यूशंस कराऊंगा तब भी पूछूंगा। और पूरी 1857 की क्रांति के जो विद्रोह है वो खत्म होने के बाद मैं तुम्हें खूब सारी चीजें कराऊंगा कि भाई 1857 की क्रांति के समय कौन सी रियासत का कौन सा राजा था, किसने अंग्रेजों का साथ दिया, ये सब चीजें होगी। तो देखो कौन था? स्वरूप सिंह। तो सावर्स ने उदयपुर के राजा स्वरूप सिंह से कौन सी सहायता मांगी? सैनिक सहायता। कौन सी सहायता मांगी? सैनिक सहायता मांगी। और सैनिक सहायता दी किसने? स्वरूप सिंह ने सावर्स को। तो अच्छे से देखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के कौन से राजा ने अंग्रेजों की सहायता की? तो स्वरूप सिंह ने। कंप्लीट। आगे बढ़ता है। अब ये सावर्स स्वरूप सिंह के सैनिक प्लस खुद के सैनिक लेकर ये बढ़ता है आपका सावर्स किस तरफ? नीमच की तरफ।
अच्छे से देखना किस तरफ बढ़ता है, नीमच की तरफ बढ़ता है। तब रास्ते में ही इसको पता चलता है कि कुछ अंग्रेज अधिकारी, और जो मर गए थे वो तो गए, और जो कुछ अंग्रेज अधिकारी थे वो अपनी जान बचाकर कहाँ बैठे हैं, डुंगला गांव में। अब डुंगला गांव में बैठे हैं तो ये सावर्स क्या करता है, कुछ सैनिकों को भेजता है कहाँ, ये लो आपका डुंगला, और डुंगले में भी किसके घर पे, रुगाराम चौधरी के घर पे। कितने अंग्रेज अधिकारी, 40। तो कुछ सावर्स क्या करता, कुछ सैनिक भेजता डुंगला गांव और कहता है कि जाना और छुड़ाना किसको, 40 अंग्रेजों को, और इनको सीधा छुड़ा के तुम जाना किसके पास, स्वरूप सिंह के पास। और स्वरूप सिंह ने कहना कि किसने भेजा है, सावर्स ने भेजा है, और अब तुम्हें इन 40 अंग्रेज अधिकारियों की क्या करनी है, रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है। ये अब जिम्मेदारी किसकी होगी, स्वरूप सिंह की होगी। तो अब गए कुछ सैनिक और इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को लिया और गए किसके पास, स्वरूप सिंह के पास, और स्वरूप सिंह को पूरी बात बताई। तब स्वरूप सिंह ने क्या किया भाइयों, इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी जान बचाने के लिए इन स्वरूप सिंह ने इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को जग मंदिर के अंदर छुपा दिया। अरे कौन से मंदिर में, जग मंदिर में। और यह जग मंदिर कौन सी झील में है, झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे। कहाँ है, पिछोला झील के किनारे। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखना है। देखो अच्छा क्वेश्चंस पुट आउट हो रहा है कि नीमच से भागे 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण किसने दी, प्लस उनको कहाँ छुपाया गया, तो पिछोला झील के जग मंदिर में छुपाया गया। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। और अब मैं क्वेश्चन से पूछ रहा हूँ, वो आपको कमेंट में जवाब देना है और बताना है अगले क्वेश्चंस का। याद रखना, एक मुगल बादशाह था जो अपने पिता से विद्रोह करके उसने भी यहीं पे शरण ली थी, कहाँ, जग मंदिर के अंदर। उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, पॉइंट जब आ गया तो दोनों पॉइंटों को ले लेते हैं। तो आपको कमेंट में बताना है कि वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अपने पिता से विद्रोह करके जग मंदिर के अंदर शरण ली थी, प्लस शरण ली थी, प्लस उस समय मेवाड़ का राजा कौन था। ये दो चीजें तुम्हें बतानी है। कंप्लीट, आगे चलते हैं। तो देखो इनकी सुरक्षा हो गई और नीमच पहुंचा कहाँ, देवड़ी। प्लस वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट एक पॉइंट और है, इसका भी उत्तर आप ही को देना है कि 1857 की क्रांति के समय जो 40 अंग्रेज अधिकारी भागे थे, इनके सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वरूप सिंह ने किसको दिया। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट मेरा क्वेश्चन ये है, 40 अंग्रेज अधिकारी जो नीमच से भागे थे, इनका उत्तरदायित्व स्वरूप सिंह ने सुरक्षा का किसको दिया था। ये दो क्वेश्चंस मैंने आज पूछे हैं, ये आपको कमेंट में उत्तर देना है। कल मैं वापस बताऊंगा कि भाई इसके उत्तर किस किस ने दिए, अच्छे से बताना है। ये हो गई चीज। अब देखो आगे बढ़ते हैं। सावर्स पहुंचा कहाँ, नीमच। उसको पता चला कि नीमच के अंदर तो पूरा विद्रोहियों ने पूरा लूट लिया और वो यहाँ से निकल गए। तो देखो ये हो गए कुछ पॉइंट नीमच के जो मैं आपको लिखा देता हूँ। समझना बहुत जरूरी है। आप एक बात ध्यान रखना, तैयारी करते हो तो तैयारी ऐसे नहीं करना है कि बस मुझे कुछ बनना है। तैयारी यानी चीज को समझ लो, समझी हुई चीज हमेशा बनी रहेगी, रट्टा नहीं मारना है। चलते हैं आगे। तो देखो नीमच का अभी मैंने इतना बेसिक बताया, अब देखना पॉइंट कितने होते हैं और उसको समझाने में समय कितना लगता है। देखो तो नीमच, पहली बात तो पहला पॉइंट हो गया एकमात्र, शॉर्ट में ही लिखूंगा मैं, छावनी। समझने के बाद तो आप अपनी खुद की भाषा में लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। एकमात्र छावनी जो राजस्थान से
बाहर थी। कंप्लीट। दूसरा पॉइंट हो गया आपका एकमात्र छावनी, दूसरा पॉइंट हो गया, और इसी के आगे कोष्टक में लिख दो कहां पे थी, एमपी के अंदर। और इसका केंद्रीकरण, इसका केंद्रीकरण कहां से होता था, अभी जो मैंने बताया उदयपुर से होता था। उदयपुर से पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स द्वारा। कंप्लीट। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, नीमच में अंग्रेज अधिकारी कौन था, कर्नल एबॉट था। कौन था, कर्नल एबॉट था। इसने नीमच के सैनिकों को कि भाई हथियार नहीं उठाओगे हमारे प्रति, नीमच के सैनिकों को वफादारी की कसम दिलाई। कौन सी दारी, वफादारी की कसम दिलाई। कंप्लीट। फिर नीमच के सैनिक मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह को नसीराबाद घटना के बारे में पता चला। फिर नोट लगा के अच्छा सा 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में क्या किया गया, विद्रोह किया गया। तो ये हो गया आपके विद्रोह करता। कंप्लीट। ये हो गए कुछ पॉइंट। अगले पॉइंट में लेते हैं, नीमच से भागे कितने अंग्रेज अधिकारी, चालीस अंग्रेजों ने डूंगला गांव डोंगला चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या ली, शरण ली। कंप्लीट। अगला पॉइंट हो गया आपके मेवाड़ के राजा सावर्स ने, मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह ने सावर्स की क्या की, सैनिक सहायता की। क्या की, सैनिक सहायता की। फिर अगला पॉइंट, स्वरूप सिंह ने नीमच से आए 40 अंग्रेजों को पिछोला झील के कौन से मंदिर में, जग मंदिर में
शरण दी। ये तो हो गई चीज। फिर मैंने एक और लिखाया था कि कैप्टन लायर्ड ने, किसने, कैप्टन लायर्ड ने सावर्स को विद्रोह की सूचना दी। विद्रोह की सूचना दी। अगला पॉइंट, किसके नेतृत्व में विद्रोहकर्ता कौन कौन हो गए थे आपके, मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में। कंप्लीट। मेरे 2 क्वेश्चंस अभी भी बाकी है, वो दोनों पॉइंट मैंने ऐड नहीं किए, वो आपको कमेंट्स के अंदर बताने हैं। जो मैंने आपको पूछा वो कमेंट्स में देखूंगा, कौन कौन उत्तर सही देता है, उससे पता चलेगा कि भाई कौन रेगुलर पढ़ रहा है और किसने उत्तर खंगालने की कोशिश की। तो देखो अभी मैंने समझाया कितना टाइम लगा, वरना इन 4-5 पॉइंटों में ही ये क्या हो जाती है, ये कंप्लीट हो जाती है 1857 की क्रांति। तो हमें पॉइंट भर के रजिस्टर नहीं भरना है, पॉइंट लिख के, क्योंकि देखो किताबें खूब सारी लिखी हुई है, अगर किताबों से सीधा हमें अगर याद हो जाता तो फिर क्या होता। तो देखो सीधी बात है, हमें समझना है, सबसे बड़ा मैटर यही करता है कि हमें समझना है। और समझने के बाद देख लो ये नीमच की जो छावनी में जो भी घटनाएं हुई वो 4-5 पॉइंटों में कंप्लीट हो गई। ये थी आपके नीमच। अब आगे की बात करें तो अगला जो प्रमुख विद्रोह जो होगा वो होगा आपके एरिनपुरा। कौन सा पुरा, एरिनपुरा। एरिनपुरा। अब इसका भी हम बेसिक समझेंगे, जो मैंने पहली क्लास के अंदर ही थोड़ा बहुत बताया था, और अब वापस इसकी चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में ये कहाँ पे है आपके, लिख ही देता हूं, वर्तमान में आपके कहाँ है, पाली में है। दूसरी चीज, एरनपुरा की स्थापना की मैंने बात की थी, तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, याद रखना 1834-35 में इसकी स्थापना जो की गई आपके जोधपुर में की गई। तो देखो यहीं पे वो कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है। कंप्लीट। वर्तमान में तो ये पाली में है, इसकी स्थापना 1834-35 में जोधपुर में की गई। ये हो गया इसका बेसिक। अब पढ़ते हैं एरनपुरा का। तो देखो एरनपुरा, और फिर इसी 1834-35 के बाद एरनपुरा के अंदर ही 1836 के अंदर एक और गठन कर दिया जाता है जिसका नाम होता है आपके जोधपुर लीजन। क्या नाम होता है, जोधपुर लीजन। अच्छे से देखना, ये चीज हो गई आपके बेसिक किसकी, एरनपुरा की। विद्रोह क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है, तो अच्छे से देख लो। एरनपुरा वर्तमान में पाली में है, इसकी स्थापना 1834-35 में कहाँ की गई, जोधपुर। और 1836 के अंदर इसी के अंदर जोधपुर लीजन नामक एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया गया। ये हो गया इसका बेसिक। अब पढ़ते हैं विद्रोह के बारे में, समझेंगे अच्छे से। तो देखो एरनपुरा के अंदर क्या होता है, 1857 की क्रांति के समय एरनपुरा के कुछ सैनिकों को शस्त्र प्रशिक्षण के लिए, कौन से प्रशिक्षण के लिए, शस्त्र प्रशिक्षण के लिए कहां भेजा जाता है, आपके माउंट आबू। कहां भेजा जाता है, माउंट आबू सिरोही। अच्छे से देखना,
बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, अच्छे से हर चीज बताऊंगा। तो देखो एरनपुरा के अंदर जो जोधपुर लीजन होती है, उस जोधपुर लीजन के कुछ सैनिकों को कहाँ भेजा जाता है शस्त्र प्रशिक्षण के लिए, आपके माउंट आबू भेजा जाता है। अब ये माउंट आबू जाते हैं, पर इनको वहाँ पे प्रशिक्षण कौन देता है, तो याद रखना गर्मियों के अंदर वहाँ मजे लेता है कौन लॉरेंस। तो लॉरेंस इनको बंदूक प्रशिक्षण देता है और फिर एक विद्रोह के लिए इनको भेजता है रीवा भेजता है। वहां पर जाते हैं आपके एरनपुरा के सैनिक और वहां पर विद्रोह कर दिया जाता है एरनपुरा के सैनिकों के द्वारा। और ये जो विद्रोह होता है आपके 21 अगस्त 1857 को। कब किया जाता है? 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा के सैनिकों ने जो शस्त्र प्रशिक्षण के लिए गए थे, उन्होंने 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा के अंदर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब अच्छे से देखना, अब विद्रोह कर दिया और इन्हीं एरनपुरा के सैनिकों ने क्या किया? सिरोही का मैंने पॉलिटिकल एजेंट बताया था तुम्हें, J.D. हॉल। ये क्या करते हैं? विद्रोह करके सीधा सैनिक सिरोही जाते हैं और सिरोही के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट होता है J.D. हॉल, इसके घर पर आक्रमण करता है। J.D. हॉल तो अपने घर से 9-2-11 हो जाता है। वहां पे होता है लॉरेंस का पुत्र अलेक्जेंडर। कौन सा जेंडर? अलेक्जेंडर। और वो अलेक्जेंडर किन की गोलियों से मारा जाता है? एरनपुरा के सैनिकों की गोलियों से मारा जाता है। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। ये था एरनपुरा विद्रोह। तो अब देखो एरनपुरा के अंदर जो विद्रोह हुआ, ये हुआ आपके 21 अगस्त 1857 को कंप्लीट। अब एरनपुरा के अंदर मैंने तुम्हें बताया था, जब जोधपुर लीजन के कुछ सैनिकों को पता चला, मैंने क्या लिखा? कुछ सैनिक को प्रशिक्षण के लिए गए थे, उन्होंने अलग विद्रोह किया। और जो कुछ सैनिक जोधपुर लीजन के थे, उन्होंने भी विद्रोह किया। जब उनको पता चली कि 21 अगस्त को प्रशिक्षण के लिए गए थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो जोधपुर लीजन के जो सैनिक थे, जिसके अंदर जो प्रमुख सैनिक थे, जो था एक तो आपके सूबेदार मोती खां, दूसरा आपका मोती खां हो गया, एक था आपके तिलक राम और एक था आपका शीतल प्रसाद। कौन था? शीतल प्रसाद। इनके नेतृत्व के अंदर विद्रोह किया गया। कहाँ पे? जोधपुर लीजन के अंदर। और जोधपुर लीजन के अंदर जो विद्रोह हुआ था, याद रखना 23 अगस्त 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 23 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था। कहाँ? जोधपुर लीजन के अंदर। और विद्रोह करने वाले जो थे मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद। ये हो गया आपके एरनपुरा का। अब देखो एरनपुरा और जोधपुर लीजन के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करके दोनों मिल गए और दोनों मतलब जो पूरे जो सैनिक थे, उन्होंने योजना बनाई कि अब विद्रोह करके हमें जाना है दिल्ली की तरफ। और दिल्ली में बैठे थे हमारे मुगल बादशाह बहादुर शाह, जिनको 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता चुना गया। कहाँ? भारत स्तर पर। तो देखो उस तरफ जाते हैं, पर उनको पता चलता है कि मारवाड़ यानी जोधपुर का जो राजा है तख्त सिंह, उसने इन विद्रोहियों को मारने के लिए पाली के अंदर एक सेनापति भेजा, जिसका नाम था ओनाड सिंह। कौन सा सिंह? ओनाड सिंह। ये घटना पता यानी ये बात पता चलती है जोधपुर लीजन के सैनिकों को। तब जोधपुर लीजन और एरनपुरा के ये जो पूरे सैनिक होते हैं, ये दिल्ली की तरफ नहीं जाके आउवा चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? आउवा चले जाते हैं। और आउवा में ही आपके होते हैं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत।
तो अच्छे से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को टच करेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो देखो अब इसके पॉइंट लेते हैं। एरनपुरा के अंदर विद्रोह हो गया आपके 21 अगस्त 1857। वर्तमान में पाली। स्थापना जोधपुर में। आगे सन लिख दो 1835 और 36। उसके बाद सैनिकों को बंदूक प्रशिक्षण हेतु माउंट आबू भेजा गया। कौन से आबू? माउंट आबू भेजा गया। कंप्लीट। फिर अगले पॉइंट में एरनपुरा के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को विद्रोह किया, जिसमें पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल तो बच गया, किंतु अलेक्जेंडर, कोष्टक में लिख देना, लॉरेंस का पुत्र मारा गया। कंप्लीट। ये किसके पॉइंट हो गए? आपके एरनपुरा के। अब एरनपुरा के बाद जोधपुर लीजन लेते हैं। और जोधपुर लीजन के अंदर विद्रोह कब हुआ था? 23 अगस्त 1857 को। ज्यों ही पता चला कि एरनपुरा में विद्रोह हो गया तो इन्होंने भी कर दिया। अगला ही पॉइंट, विद्रोहकर्ता कौन कौन थे? विद्रोहकर्ता जो थे आपके, मैंने अभी लिखाया, एक तो था सूबेदार मोतीहां, दूसरा हो गया आपके शीतल प्रसाद, और तीसरा हो गया आपके तिलक राम। इनके नेतृत्व में विद्रोह किया गया। कब? 23 अगस्त 1857 को। और याद रखना, जोधपुर लीजन के अंदर ही एक सैनिक होता है, याद रखना, वो मुख्यतः होता है ईडर का, और ईडर जो होता है वो डूंगरपुर। ईडर के शिवनाथ, कौन सा नाथ? शिवनाथ के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा दिया गया, और ये सैनिक किस तरफ बढ़े? दिल्ली की तरफ बढ़े। तो याद रखना, ये पॉइंट हो गया आपके जोधपुर लीजन के। विद्रोहकर्ता कौन थे? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा मतलब कौन सी बटालियन ने दिया? तो यानी जोधपुर लीजन के अंदर दिया गया, और देने वाला कौन था? शिवनाथ। और ये मुख्यतः कहाँ का था? ईडर का था, और ईडर उस समय जो था वो डूंगरपुर के आसपास था। तो ये हो गए आपके प्रमुख विद्रोह। हालांकि बीच के अंदर आपके देवली में भी होगा, पर याद रखना देवली के अंदर जो विद्रोह करने वाले थे वो कोई और नहीं, आपके नीमच के ही थे। नीमच में तो हुआ 3 जून को, और 5 जून को उन्हीं विद्रोहियों ने जाकर किसको लूट लिया? देवली को लूट लिया। तो वो जो छोटे छोटे विद्रोह है उनको आगे ले लेंगे। अभी जो मैं प्रमुख विद्रोह की बात कर रहा हूं वो ये है।
तो अभी जो हमने पढ़े, एक तो पढ़ा एरनपुरा, दूसरा पढ़ा नीमच, तीसरा पढ़ा एरनपुरा, और एरनपुरा के अंदर ही आ गया आपका जोधपुर रीजन। ये हो गए विद्रोह। अब जो प्रमुख विद्रोह हुआ, और सवाल भी कई बार पूछा हुआ है कि 1857 के क्रांति की सबसे विप्लवकारी या फिर सबसे विनाशकारी जो घटनाएं घटित हुई वो राजस्थान में कहाँ हुई, तो याद रखना वो थी कोटा के अंदर, और उसकी हम बात करेंगे कल। और ये जो आज हमने पढ़ा, आशा करता हूँ कि अच्छे से पढ़ा होगा। और अभी भी मैं एक ही बात कहूँगा स्टूडेंट्स को, अभी जो ये समय चल रहा है पिछले 3-4 महीनों से बहुत विकट समय चल रहा है, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तब तक आप अच्छे से निरंतर रूप से स्टडी करते रहे, जुड़े रहे और आप भरपूर फायदा उठाए। नमस्कार, धन्यवाद।